हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 18 है और इसके पहले 17 पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। 17 आने के मतलब हैं कि लगभग 400 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रैक्टिस कर लिए हैं। जिन लोगों ने भी ये 400 कर लिए हैं वो तो अभी जो शुरू कर रहे हैं उनसे आगे हैं। तो ये अच्छा मौका है कि लॉकडाउन में टाइम भी मिला है, आप 2 से 3 घंटे दीजिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सबको लगाइए। सबका आपका रिवीजन होगा, आपका प्रैक्टिस होगा और उससे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको फिर से रिवीजन कीजिए ताकि आगे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी नीड में है, जो भी जिसको भी ज़रूरत है अच्छे मटेरियल की, उसे ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, जो भी हिंदी वाले हैं वो घबराएंगे नहीं क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर, आप तो इतना जानते हैं कि प्रथम शब्द जिस क्वेश्चन में भी लग जाता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऑप्शन ए मीरा कुमार, पी.ए. संगमा, एम अनंत शयनम अयंगर। इनका नाम आपने सुना होगा, एम अनंत शयनम अयंगर। ये संविधान बनाने में इनका भी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। जी.वी. मावलंकर। तो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर की बात की जा रही है। भारत के पहले डिप्यूटी स्पीकर कौन थे लोकसभा के, ठीक है। आराम से सोचिए और इसका रूल आप जानते ही हैं, आपको 3 से 5 सेकेंड हर क्वेश्चन पे दिया जाएगा और आपको उतने में आंसर बताना है और कोशिश करना है कि क्वेश्चन सही हो, अदरवाइज आंसर तो मैं बताऊंगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर जो थे वो थे एम अनंत शयनम अयंगर। पी.ए. संगमा कौन थे, ये फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर थे। मीरा कुमार कौन थी, ये इनका नाम मीरा कुमार था लेकिन ये थी दरअसल, तो ये जो थी ये फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको इसी चैनल पे रिवीजन करने को मिलेंगे। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग लगभग 5 से 6 अलग अलग जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करते हैं, किसी किसी में तो उससे भी ज़्यादा करते हैं। तो हमारा इसके साथ 200 से 250 अलग से फैक्ट्स ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है। तो आइए, अब लोकसभा के बारे में बातें हुई है तो लोकसभा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल 79 में। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में पहले बात की गई है जिसे कहते हैं राज्यसभा, आर्टिकल 80 में। फिर दूसरा जो पॉइंट है इसमें कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल, मतलब कि लोकसभा, इसके बारे में बात की गई है 81 में। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले है राज्यसभा फिर है लोकसभा, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। 3 आपको याद रखना है, 79, 80 और 81। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और राज्यसभा और लोकसभा, नाम जो है पहले राज्यसभा और लोकसभा नहीं था, ये 1954 में दिया गया है। कब दिया गया है, मैंने यूपीएससी के एग्जाम दिए थे उसमें ये पूछा भी गया था। तो फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन था बताइए। तो फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, मैंने अभी बताया ना, पी.ए. संगमा। और अभी आप जो मुकुल संगमा को देख रहे होंगे उनके ये पिताश्री थे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है और आपको याद रखना चाहिए। और भी आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको साथ में नोट करते चलिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं एक 4-5 सेकेंड आपको देता हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट करते चलिए। तो चलिए, बहुत लोगों ने निकाल भी लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आज तो सब सोच रहे होंगे कि सब कुछ फंसाने वाला ही सर ने रखा है। तो फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन जो ऑप्शन देखते हैं, पी.ए. संगमा नहीं होगा, एम अनंत शयनम अयंगर नहीं है, जी.वी. मावलंकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव ये जो थे फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये कौन थे। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, राज्यसभा में नियुक्ति के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए। और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सीटें अलॉट की जाती हैं और अपने अपने बहुमत के हिसाब से ये लोग एक एक सदस्य को चुन के भेजते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपको पता होगा, ठीक है। लोकसभा और पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 27 किस लिए फेमस है,
स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब स्पेशल एड्रेस देते हैं, इसलिए आर्टिकल 87 फेमस है, जाना जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। 87, तो जब भी प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को अपना मैसेज देते हैं तो वो आर्टिकल 86 में बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 101, जब कोई अपना पद त्याग देता है, वैकेशन ऑफ सीट है 101 में। 102 में है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, जो भी मेंबर्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये 102 में है। नेक्स्ट जो है आपके 108 आपको याद रखना है, ये है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। जब कोई बिल पास नहीं होता है तो ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, किसी भी हाल में राज्यसभा के चेयरमैन नहीं कर सकते। 110 का क्या होगा, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल की परिभाषा जो है वो 110 में है। 112 आपको याद रखना है, 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि बजट। 114 की अगर बात करें तो अप्रोप्रिएशन बिल एक होता है, अप्रोप्रिएशन बिल लोग जानते होंगे, उनको पता होगा। 116 में है वोट ऑन अकाउंट, जिसका अब कोई ज़रूरत नहीं है वोट ऑन अकाउंट का, पहले 116 आर्टिकल का बहुत यूज हुआ है। लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट, हमारे जो संसद में भाषाएं यूज होगी उनके लिए एक आर्टिकल है 120। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन इधर रेड साइड में होगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो भी ऑप्शन है देखिए, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे कुछ दिन। तो ये बहुत गौरव की बात है BHU के लिए कि बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस जो हैं ये यहाँ सम्मानित होते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट चेयरमैन थे क्योंकि ये फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने सेकेंड टर्म भी लिया था। और सबसे पहली महिला चेयरमैन जो थी ये थी, इनका नाम था वायलेट अल्वा, वायलेट अल्वा। इनका नाम थोड़ा सा इस तरीके से है, क्रिश्चियन है शायद, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ लेकिन ये हो सकता है। अगला देखते हैं, हु इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि पब्लिक पर्स जो होता है लेखा जोखा, उसका गार्जियन कौन है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, पब्लिक अकाउंट कमेटी या UPSC। तो बताइए राइट आंसर। मैं देख रहा हूँ लाइव कितने लोगों का सही है, तो कमेंट लाइव कीजिए। ये है CAG, ठीक है। CAG आर्टिकल 148 में इसकी बात की गई है। इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आर्टिकल 151 के थ्रू प्रस्तुत की जाती है। ये अपनी रिपोर्ट पहले प्रेसिडेंट को, फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं। अटॉर्नी जनरल से आप क्या समझते हैं, तो ये है आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल है। पब्लिक अकाउंट कमेटी अभी आपको पता ही है, अधीर रंजन चौधरी इसके हेड चुने गए हैं और इनका कार्यकाल होता है 1 साल। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना हुई थी और भारत की सबसे पुरानी कमेटी भी है। एस्टीमेट कमेटी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब कि पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है कौन, तो यह है एस्टीमेट कमेटी, जिसमें जो है 30 मेंबर होते हैं, तो ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको पता ही है, इसके जो मेंबर्स होते हैं या इनके जो प्रेसिडेंट होंगे उनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ इन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम इन्हीं का होता है। आर्टिकल 312 से लेकर 315 तक डेडिकेटेड है UPSC को, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसे कहते हैं। तो जितने भी आर्टिकल हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो ये मैं नहीं बताऊँगा, अभी मैंने बताया था तो आपको ये पता होगा। लोकसभा सीट दिल्ली में कितनी है, बताइए। दिल्ली से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जम्मू कश्मीर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर पे मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आता हूँ। साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम पॉइंट पे जो भी हॉट टॉपिक चल रहा है, हमारे देश में, इस पे मैं वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको ये हॉट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आपके जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करेगा। लोकसभा सीट दिल्ली में 7 है, कितनी है, 7, 3 राइट आंसर। 0 आवर कब शुरू होता है, जनरली अगर देखा जाए तो 0 आवर कब शुरू होता है। नून मतलब दोपहर में, मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में। नाइट मतलब इट्स हिलेरियस, बट आप बता सकते हैं
0 आवर शुरू होता है नून में, मतलब कि दोपहर में। जनरली इसका तो कोई टाइम ऐसे डिसाइड है नहीं, लेकिन जनरली बात हम करेंगे। जब भी क्वेश्चन आता है तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही आता है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं कहूँगा, अभी एक जल्द ही मैं एक मोटिवेशन सेशन लेके आने वाला हूँ, कल या परसों जब भी लेके आऊँ। और हताश नहीं होइए, बुरा वक्त है गुजर जाएगा। बुरे वक्त की खासियत यही होती है, गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की खासियत ये होती है वो निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो आपको बैलेंस करके रखना है दोनों में, ठीक है। और जो भी जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सबको पूरा पूरा लगाया कीजिए, क्योंकि इससे आप ही का भला होगा, आप ही को बेनिफिट मिलेगा। हु इज़ द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन? भारत के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? तो बताइए राइट आंसर। वाई.बी. चावन, प्रियादुमा पटेल, नरसिम्हा राव या वाकती सिंह? तो वाई.बी. चावन जो थे ये भारत के पहले लोकसभा में अपोजिशन के लीडर थे, और ये कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा भी गया था। अगर आप लोग आगे हायर तैयारी करोगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, राज्यसभा, बोथ या फिर किसी नहीं? तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं सिर्फ लोकसभा के लिए। आर्टिकल 75 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा ओनली। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी स्टार्टेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नया जो है ऑल इंडिया सर्विस ये कौन स्टार्ट कर सकता है? ऑल इंडिया सर्विस आप समझ रहे हैं, तो बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर किसी एक के द्वारा? तो ये शुरू किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। दो चीज़ें हैं जो राज्यसभा में जिसको स्पेशल पावर है। अगर स्टेट लिस्ट पे, आपको पता है ना स्टेट लिस्ट क्या होता है, उस पर केंद्र को कानून बनाना हो तो ये पावर किसके पास होता है? राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगी, उसके बाद केंद्र उस पर कानून बना सकती है। दूसरी, ऑल इंडिया सर्विस कोई इनिशिएट करनी है, मान लीजिए कोई नया सर्विस शुरू करना है, तो ये सर्विस शुरू होगा इसके द्वारा ही, राज्यसभा के द्वारा शुरू किया जाएगा। एक बिल लाया जाएगा, उसको पास करके लोकसभा में भेजा जाएगा। तो पहले इसमें पावर राज्यसभा को ज़्यादा है। द ग्राउंड फॉर प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड, इम्पीच्ड मतलब होता है महाभियोग। घबराने की जरूरत नहीं, मैं सबकी हिंदी बता रहा हूँ, और आगे क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी रखे हैं, क्योंकि इसकी हिंदी अंग्रेजी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी का ज़माना है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ें तो आप ही का भला होगा। मेरा एम है कि आपका सर्व डेवलपमेंट हो। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसबिहेवियर, क्रिमिनल केस और पब्लिक ऑफेंस, इनमें से कौन इम्पीचमेंट का केस बनाता है प्रेसिडेंट के लिए? ये है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेसिडेंट को मतलब एक तरीके से अपने पद से हटाना या इम्पीचमेंट जो है ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 61। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये है आर्टिकल 52, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये है आर्टिकल 54। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में बात है? तो ये है आर्टिकल 63 में। एक मैं बता दूं, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उनके सामने, और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट अपने रिजाइनेशन भी देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपने रिजाइनेशन किसको देते हैं? तो ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ये सब याद रखिएगा, ये कॉमन फैक्ट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं, नॉर्थ जोनल काउंसिल हेडक्वार्टर। आपको पता है हमारे देश में कितने जोनल काउंसिल हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है? तो आपको ये दरअसल याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। तो बताइए नॉर्थ जोनल काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है? इंटर स्टेट काउंसिल अगर बात करें हम तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नॉर्थ जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और हमारे इस देश में कितने काउंसिल हैं इस पे भी सवाल आए हुए हैं, और किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दरअसल आप जिस काउंसिल में रहते होंगे उस पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा काउंसिल किस में है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो है ये है न्यू दिल्ली में। सेंट्रल जोनल काउंसिल जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तो इसका है इलाहाबाद में। सेंट्रल ईस्टर्न जो है वो है कोलकाता, और वेस्टर्न जोनल काउंसिल ये है मुंबई। साउदर्न जोनल काउंसिल कहाँ है? तो ये है चेन्नई में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी मतलब साउथ के देश आते हैं,
तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद में है? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ध्यान से सुनिए, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये है आर्टिकल 263 में। कहाँ है? आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 262 में क्या है? जो भी है विथ डिटेल, मैंने कई बार बताया है, कई बार रिवीजन कराया है, विथ डिटेल मुझे कमेंट करें। द फ्रेजेज आर्म्ड रिबेलियन मेंशन्ड बाय विच अमेंडमेंट, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि आर्म्ड रिबेलियन पहले क्या था? जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो इस शब्द की कमी की वजह से देश को बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। तो आर्म्ड रिबेलियन ये किस संविधान संशोधन में आया? ये आया 44वें संविधान संशोधन में। इसका मतलब ये होता है कि जो एक होता है इंटरनल इमरजेंसी और एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी तभी लगाया जा सकता है जब आप आर्म्ड रिबेलियन के शिकार हों। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझनी चाहिए। आर्म्ड रिबेलियन मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो ये आया 44वें संविधान संशोधन में। अब देख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। तो सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये दोनों, ये मतलब वर्ड जो हैं इस संविधान संशोधन में आ गए। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक वर्ड जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, प्रेसिडेंट को बाध्य किया गया कि वो कैबिनेट की बात माने, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं उन्हें जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया गया, मतलब उसमें जुडिशरी जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिए गए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या हैं? तो ये हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सब जो है 5 से जोड़े गए, 5 हटा के कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया। चलो, ये तो आपने देखा। 3 जो है वर्ड जोड़े गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, उसको ध्यान रखिए। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। मैं 42वां की बात कर रहा हूँ। 44वें में तो बहुत चीज़ें ठीक की गई, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है, ये 44वें में। तो इस तरीके से हम लोग टाइम टू टाइम सारे में रिवीजन करते चलेंगे। सेंसस किस लिस्ट में है? जनगणना। लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत की थी 1872 में, ठीक है दोस्तों। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कोई ओपन सेशन लिया जाए, आप लोग जीके जीएस के क्वेश्चन मुझसे पूछो और मैं देखता हूँ कितना मुझे पता है, कितना आंसर कर पाता हूँ। अच्छा रहेगा लाइव सेशन जिसमें आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं जवाब देता जाऊँगा। नहीं आएगा मुझे, बहुत सारे सवाल मुझे पता है, बट सिर्फ जीके जीएस। सेंसस जो है वो है केंद्रीय लिस्ट में। सेंसस कमिश्नर होता है दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है, और ये एक IAS ऑफिसर होता है, ये है सेंट्रल लिस्ट में। चलिए, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, ये मैंने अभी बताया था, ये है आर्टिकल 151। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इन विच लिस्ट, इसे तो एकदम रट्टा मार लो क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये है सेंट्रल लिस्ट में इंटर स्टेट क्वारंटाइन की बात की गई है। अभी जो आप क्वारंटाइन एंड लॉकडाउन, यू आर hearing a lot in the news and everywhere. Legal, medical और other profession comes in which list? तो लीगल, मेडिकल और अदर प्रोफेशन जो हैं ये कंकरेंट लिस्ट में हैं दोस्तों। प्राइवेट मतलब कि स्टेट और केंद्र दोनों ये सब मेडिकल और हॉस्पिटल ये सब कॉलेज खोल सकती हैं। 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? 10वां शेड्यूल जो है, अनुसूची जो है, किस में जोड़ा गया? तो ये है 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वां अनुसूची है क्या? तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विदल विरोधी कानून। ये हमारी फेसबुक आईडी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे अमित सिंह आर्या से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट एडेड विच थिंग? बताइए। 73 और 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां में नगर पालिका को लाया गया था, 73 में पंचायती राज को लाया गया था। संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो 21, 71, 92 या 103? बताइए।
तो सबसे पहला जो भाषा जोड़ा गया वो संथाली था या सिंधी था, यही तो आपको देखना है और ये आपको याद होना चाहिए। ये मैं थोड़ा और आप लोगों को टाइम दूंगा, आराम से सोचिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों का, मैं लाइव सबका चेक कर रहा हूँ, कितने लोगों का सही जा रहा है, देख रहा हूँ। शिवम, ना, बहुत लोगों का गलत हुआ। ये इसका राइट आंसर है 97 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 71 में क्या है और 21 में क्या है, जो भाषा जुड़ गए हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट बताए हैं उसमें मैंने सब में किसी ना किसी में बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कराया, तो पुराने भी देखा करो यार आप लोग, ऐसे ही आपका रिवीजन हो जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 32 में है। 25 क्वेश्चन जो है इसका आपको जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। विच आर्टिकल ओनली सस्पेंडेड इन वॉर, युद्ध के समय कौन सा अनुच्छेद खत्म हो जाता है, जो भी इसका राइट आंसर है, ठीक है, आपको कमेंट में करना है। बहुत गूढ़ क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, और लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।